हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में और मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम फिर पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और आज का जो पार्ट है वो तो बहुत कर लीजिए VVI पार्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है हमारा महाजनपद। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, यानी कि जब वैदिक सभ्यता का अंत 600 BC के आसपास हुआ, तो लोहे के प्रयोग ने जिस तरह से आर्थिक जीवन में प्रगति लाई, तो इससे सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ और राजनीतिक जीवन का बहुत अधिक विकास हो गया। इसका मतलब कि राजाओं महाराजों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी होने लगी। तो ये किसके वजह से हुआ, तो ये लोहे के प्रयोग से। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फिर कौन कौन सा महाजनपद का उदय हुआ, उसकी राजधानी क्या है, उसके क्षेत्र क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है कि 6ठी शताब्दी BC यानी कि 600 BC के आसपास गंगा घाटी का जो क्षेत्र था वहाँ लोहे का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। लोहे की खोज के बाद वहाँ बहुत अधिक प्रयोग होने लगा, व्यापार वाणिज्य होने लगे, कृषि कार्यों में योगदान मिलने लगा, नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी। तो इससे क्या हुए कि जो आर्थिक जीवन थे उसको मजबूती मिली और जिससे कि राजनीतिक जीवन को भी बहुत अधिक मजबूती मिल गई। यानी कि राजाएं सब जो थे वो धीरे धीरे विस्तृत रूप धारण करने लगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले कबीला थे, पहले राजा क्या कहलाते थे, तो ये कबीला के एक तरह से सरदार होते थे, शासक होते थे। ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, इनके लिए सभा समिति विदतगण ये सब कुछ समितियाँ होती थी, इनकी सहायता के लिए संस्था होती थी, और ना ही इनके पास कोई निश्चित सीमा थी, लेकिन सेना थी लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति में विस्तार किया। ये कबीला जन बन गया, ये कबीला क्या बन गया, जन। फिर जन जुड़ के जनपद बन गए और जनपद ही जुड़ के महाजनपद बन गए। यानी कि छोटी छोटी शक्तियाँ जो थी ये जुड़कर एक बड़ी शक्ति का निर्माण कर दी गई, जिसे कि हम महाजनपद कहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, तो महाजनपद। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत और पुरु जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। भारत और जो पुरु थे उन्होंने मिलकर क्या किया, तो कुरु जनपद का निर्माण किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जब जनपद महाजनपद बन गए तो उस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ। यानी कि 16 जो थे बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां मिलकर 16 बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए, 16 बड़े साम्राज्य बन गया। तो इसका हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में जब कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो लास्ट में ऐसा हुआ कि उपनिषदों में उसकी आलोचना की जाने लगी वैदिक सभ्यता की, जिसकी वजह से कुछ नए नए मत का प्रारंभ हुआ, जैसे बौद्ध मत, जैन मत, शैव मत, वैष्णव मत। तो ये सब कुछ नए मत का प्रारंभ हुआ जिन्होंने कि उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश की। तो वही परिवर्तन में हमें जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ से हमें मिलती है जानकारी 16 महाजनपद की। तो अगर बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो आपको अंगुत्तर निकाय टिक करना है, और अगर जैन ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो आपको भगवती सूत्र टिक करना है। दोनों का अलग अलग है, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ जो है ये है भगवती सूत्र। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि हमें 16 महाजनपद का पता किससे चलता है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। तो ये आपको याद रखना। फिर देखिए जब इस तरह के महाजनपद बन गए तो दो प्रकार से वहाँ शासन होने लगा। आपके एग्जाम में अगर आएंगे कि महाजनपद के दौरान कितने प्रकार से शासन हो रहे थे, तो दो प्रकार से। एक तो राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब हो गया कि जहाँ शासक कौन हो, तो राजा हो। यानी कि शासन कौन करे, तो शासन राजा करे, शासन राजा करे। प्रजा राजा वाली शासन, यानी कि राजा जो सबसे सर्वशक्तिमान होता है और वो प्रजा के ऊपर शासन करता है, देश के ऊपर, राज्य के ऊपर। तो राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता था कि शासन की सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। फिर अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा कौन था हमारा, तो गणतंत्र शासन व्यवस्था। और इसमें क्या होता था कि शासन कौन करता था, तो एक गण के द्वारा। गण का मतलब होता है समूह, समूह संघ जिसे आप कह सकते हैं। तो एक गण या संघ के द्वारा इसका शासन किया जाता था। यानी कि बहुत सारे संघ मिलके एक शासन व्यवस्था स्थापित करते थे और वो अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चलाते थे। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझ लीजिए। मैं यहाँ आपको अकेली पढ़ा रही हूँ, अभी
मेरे जो आपके चैनल है इसमें क्या है कि मैं आपको अकेली पढ़ा रही हूँ, कोई मेरे टीम नहीं है। लेकिन आप अगर बड़े बड़े क्लासेस को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी टीम है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है आपको किस प्रकार से संचालित कर रही है, तो एक संघ के रूप में, गण के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो कि सब मिलके आपको शिक्षा दे रही है, सब मिलके पढ़ा रही है, और कोई है कि अकेला। तो वही चीज़ है कि गणतंत्र में हो गया कि संघ या गण जो शासन करते हैं, तो वो गणतंत्र का पार्ट हो गया। संघ या गण द्वारा जो शासन किया गया वो कहलाया गणतंत्र शासन व्यवस्था। अब देखते हैं हम इन 16 महाजनपद के बारे में। ये 16 महाजनपद की जो राजधानी है, ये 16 महाजनपद किस किस क्षेत्र में फैले थे, उसकी क्या प्रमुख विशेषता थी, हमें क्या जानकारी मिलती है इससे, ये सब के बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये इसी राजधानी तो आपको मस्ट है याद रखना। तो देखिए आज हम बहुत आसानी से इसे याद करने वाले, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। अगर बात करें कि ये जो महाजनपद था ये कहाँ कहाँ फैला था, तो देखिए बहुत ईजी है। एक तो बिहार में फैला था ये महाजनपद, कहाँ कहाँ था, तो बिहार में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, और एकमात्र ऐसा महाजनपद था असमक जो कि साउथ इंडिया में फैला था। तो साउथ इंडिया, और इसके अलावा 2 महाजनपद जो थे वो थे बाहर, यानी भारत से बाहर के 2 महाजनपद थे। तो कितना ईजी है, बिहार, यूपी, एमपी, इसके अलावा साउथ इंडिया में राजस्थान, इन सब जगहों पर, और 2 भारत के बाहर ये क्या थे, तो ये महाजनपद थे जहाँ की ये इनका विस्तार था, जहाँ ये फैले थे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए सबसे पहले हम आते हैं इस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप वाइज हम याद करेंगे एक ही बार नहीं। तो ये ग्रुप किसका है, तो ये बिहार में फैले हुए ग्रुप है। ये कौन से है, तो ये बिहार के ग्रुप है। ठीक, तो ये बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मगध महाजनपद का नाम। मगध महाजनपद जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस टाइम का। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजगृह इसकी राजधानी थी, और इसकी पुरानी राजधानी जो थी वो ग्रीवरज थी। तो आपके एग्जाम में कभी कभी राजगृह ऑप्शन में दिया होगा या फिर कभी कभी ग्रीवरज। तो मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो राजगृह और ग्रीवरज। और अगर इसका फैलाव के बारे में बात करें कि किन किन शहरों में फैला हुआ था, तो पटना टू गया, आप मान लीजिए पटना से गया के क्षेत्रों में इसका जो था ये विस्तार था। प्रमुख नगर थे, देखिए वर्तमान नगर सबके बहुत, यानी कि सबके दिए हुए हैं वर्तमान नगर के कहाँ कहाँ कौन कौन फैला हुआ था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए मगध में जो वर्तमान नगर कौन कौन सा है, तो पटना गया, और यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ये कैसा था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। फिर अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो ये था अंग महाजनपद, सेकेंड नंबर सबसे अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कैसी थी, कौन थी, तो ये चंपा महाजनपद थी। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे जो पूर्वी भाग था, यानी कि महाजनपद में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो वो अंग था। ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, अंग की राजधानी चंपा थी। और इसका फैलाव की अगर बात करें तो भागलपुर मुंगेर साइड, भागलपुर मुंगेर साइड जो है बिहार में, तो ये भागलपुर मुंगेर साइड इसका फैलाव था, ये इसका वर्तमान क्षेत्र है ये। उसके बाद फिर बात करें तो बज्जी संघ, बज्जी संघ का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो बज्जी संघ थी ये भी बिहार का क्षेत्र था, और बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी वैशाली। बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी, वैशाली। और इसके वर्तमान क्षेत्र की अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ फैला था, तो ये था तिरहुत क्षेत्र में। तिरहुत क्षेत्र जो है बिहार का, वहाँ पे ये फैला हुआ था बज्जी संघ, ये वैशाली मिथिला क्षेत्र भी जैसे आप कर सकते हैं। फिर देखिए बज्जी के बारे में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये फर्स्ट गणराज्य था। ये कैसा था, फर्स्ट गणराज्य, ये 8 गण को मिला के बना हुआ एक गणराज्य था। ये कैसा महाजनपद था, तो 8 जन आप कह सकते हैं, 8 जनपद को मिला के ये बना हुआ था बज्जी महाजनपद, और ये 8 संघों से मिला हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के जो लिच्छवी गणराज्य थे, जो लिच्छवी था, तो ये लिच्छवी पहला गणराज्य माना जाता है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि गणराज्य की जो स्थापना हुई, गणतंत्र जिसे आपने कहा, तो कहा जाता है कि हमारा भारत जो है वो, आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 में गणतंत्र हुआ। लेकिन अगर आप प्राचीन इतिहास
इतिहास देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये सब व्यवस्था तो बहुत पहले से ही थी। जैसा कि आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उन्होंने भारत को फूट डाला भारत में और उसके बाद राज किया। लेकिन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से चाणक्य ने फूट डाल के राज करवाया। एक टाइम था जिस समय कि चाणक्य गुरु थे जिन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य को फूट डालने की नीति सिखाया और फूट डाल के उन्होंने शासन व्यवस्था को मजबूत किया, शासन किया। तो देखिए कोई भी चीज़ें आप जिसे कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में आई हुई है, ये मॉडर्न टाइम नहीं है, ये तो बहुत पहले ही उसका विकास हो चुका था। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताती हूँ, एक मूवी है द मॉडर्न टाइम्स, चार्ली चैपलिन, जो कि एक मूक मूवी होती थी चार्ली चैपलिन की, उसमें एक मूवी है द मॉडर्न टाइम्स। उसमें क्या दिखाया गया है कि मशीन का प्रयोग दिखाया गया और जो आज इंसान कर रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पे बहुत पहले ही बता दी गई थी कि आगे चल के इंसान ऐसा करने वाले हैं। तो अगर आप वो मूवी देखिएगा, बहुत अच्छा है, फनी मूवी है और बहुत ज़्यादा कुछ आपको उससे सीखने भी मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था की हम आज कहते हैं कि ये मॉडर्न चीज़ें, हमने नया विस्तार किया, हमने नया विकास किया, उसका डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका होता है। कहीं ना कहीं उसका उल्लेख भी मिलता है और कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। तो देखिए लिच्छवी गणराज्य के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये जो गणराज्य था, भारत का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो ये लिच्छवी गणराज्य था। फिर चलते हैं हम यूपी की तरफ। हमने बिहार के बारे में पढ़ लिया, बिहार में 3 थे। बिहार में कितने थे? क्षेत्र 3 थे। कौन कौन? तो सबसे पहले मगध था, फिर अंग था, फिर बज्जी था। आपको इन तीनों की राजधानी याद रखनी है। फिर हम चलते हैं यूपी में। तो यूपी में कितने थे? तो 8 थे। यूपी में 8 थे, देख लीजिए, 4-4 का ग्रुप बना के हम पढ़ते हैं इसे। तो यूपी में टोटल कितने थे? तो यूपी में 8 महाजनपद थे। कौन कौन? तो सबसे पहले काशी का नाम आता है। काशी के बारे में तो आप जानते हैं, वाराणसी, काशी का जो राजधानी था वो कौन सी थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। उससे भी आपको पता है कि काशी वाराणसी का क्षेत्र है, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। फिर चलते हैं हम कौशल की तरफ। तो कौशल के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे, श्रावस्ती। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और कहीं कहीं साकेत होता है। साकेत इसलिए क्योंकि ये 2 पार्ट में बटा हुआ था, साउथ कौशल और फिर नॉर्थ कौशल। तो इसी में साकेत और श्रावस्ती दोनों इसकी राजधानी मानी जाती है। लेकिन आपको जो बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा ये श्रावस्ती, आपके एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा श्रावस्ती के बारे में। तो कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती को आप लोग इसलिए जानते होंगे क्योंकि ये ओंगली माल डाकू के लिए फेमस था। ये 5th में एक स्टोरी थी ओंगली माल डाकू के बारे में, जिसमें कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 1000 लोगों का हत्या करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, तो उसकी उंगलियों की माला पहनूंगा। तो जब लास्ट में उन्होंने 999 लोगों की हत्या कर दी थी, तो 1 लोग की हत्या करना, यानी एक आदमी की हत्या उसकी बाकी रह गई थी और उसे कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा था जिसकी कि वो हत्या कर सके। तो अंत में क्या बचा, तो उसकी माँ थी। तो उसने सोचा कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा, तो क्यों ना मैं अपनी माँ की हत्या कर देता हूँ। और उसी समय गौतम बुद्ध, चूंकि आपको पता है कि उपदेश देने के लिए घूम घूम कर उपदेश दिया जाता था, तो गौतम बुद्ध जो थे वो श्रावस्ती पहुंचे थे उपदेश देने के लिए, जहाँ की कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को अवगत कराया था कि इस तरह का उंगली माल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मचा हुआ है, हड़कंप, लोगों में बहुत ज़्यादा भय फैला, वो इस तरह से उंगलियों की माला पहनता। तो गौतम बुद्ध बोला चलो मैं मिलता हूँ। और उन्हें जब पता चला कि वो अपनी माँ की हत्या करने वाला है, तो गौतम बुद्ध ने सोचा ये अनर्थ तो नहीं होना चाहिए। तो वो उसके पास गए, जहाँ कि उन्होंने बताया, उंगली माल से कहा कि तुम अपनी माँ की हत्या मत करो, ये सही नहीं है। तो उंगली माल ने कहा हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, अब तुम हो ही, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम आराम से मार लेना, इससे पहले एक पत्ती तोड़ के लाओ। फिर तो आप कहानी जानती हैं। तो पत्ती तोड़ के जब लाते हैं तो उसके बाद तो उसका हृदय ही परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये श्रावस्ती इसके लिए फेमस है पूरी तरह से। तो ये कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और इसका जो विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें तो ये फैजाबाद में फैला है, ये फैजाबाद में है। और इसमें शाक्य गणराज थे। आपने शाक्य गणराज के बारे में सुना होगा। तो शाक्य गणराज जो थी यहाँ की विशेषता थी, चूंकि बाद में ये गणराज खत्म हो गया, तो शाक्य गणराज जो थी यहाँ की विशेषता थी। गौतम बुद्ध का गणराज ही शायद शाक्य गणराज था, मुझे उतना कंफर्म नहीं अभी, लेकिन गौतम बुद्ध का जो गणराज था वो शाक्य गणराज था। जबकि बाद में श्रावस्ती के जो शासक थे उसके बेटों ने यहाँ पे पूरी तरह से पूरा ये साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। तो वो हम आगे गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए मल्ल के बारे में चलते हैं। तो मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी कुशीनगर थी और ये देवरिया में फैला हुआ था। कुशीनगर देवरिया में फैला हुआ था। और कुशीनगर क्यों फेमस है, तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए। आपको पता है गौतम बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण लिया तो वो कुशीनगर में ही लिए थे, कुशीनगर में। और ये जो एक तरह से
गणतंत्र ही था, ये भी एक तरह से गणतंत्र था। कौन? तो कुशीनगर, जहाँ की गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ और ये मल्ल की राजधानी थी। फिर चलते हैं वत्स की तरफ। तो वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी प्रयाग में फैला था। ये इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रयागराज का क्षेत्र प्रयाग में फैला था। तो इस तरह से यूपी में 4 कौन कौन से थे? तो काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। बिहार में मगध, अंग, बज्जी, जबकि यूपी में काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। फिर हम चलते हैं कुरु जनपद की तरफ। तो कुरु जो महाजनपद थे इसकी राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। आप ध्यान में कैसे रखेंगे? तो आपको पता है कि भारत और पुरु मिलकर कुरु बने। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था और दिल्ली में ही इसका विस्तार क्षेत्र था। इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी है वहाँ DU का। तो ये महाभारत से बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। ये महाभारत के लिए बहुत ज़्यादा ही चर्चित, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया था कृष्ण जी के बारे में आप जानते होंगे, जिसके लिए कि इतना बड़ा महाभारत भी हुआ था। तो ये महाभारत क्षेत्र के लिए फेमस है इंद्रप्रस्थ नगर। और ये किसकी राजधानी है? तो कुरु की राजधानी है, जो दिल्ली में फैली हुई है। फिर अगर हम पांचाल की तरफ चलते हैं तो पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र। कहीं कहीं आपको कामपिल्य भी मिलेगा, अहिछत्र के अलावा कहीं कहीं आपको कामपिल्य भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको अहिछत्र मिलेगा। ये भी नॉर्थ साउथ के कारण ऐसा होता है। तो अहिछत्र मिला तो अहिछत्र, नहीं तो कामपिल इसकी राजधानी थी पांचाल की। फिर सूरसेन की तरफ चलते हैं। तो सूरसेन जो महाजनपद था इसकी राजधानी कौन सी थी? तो ये मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और उसके बाद चेदी महाजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो चेदी की राजधानी शक्तिमती या सत्यमती, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, लेकिन ज़्यादातर शक्तिमती को ही माना जाता है। तो चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी शक्तिमती में। तो इस तरह से 8 कौन कौन से थे? तो काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। और आपको इन सब के डिटेल याद रखना, यानी कि राजधानी। और यहाँ के जो प्रमुख राजा थे वो थे शिशुपाल। शिशुपाल चेदी के प्रमुख राजा थे। तो ये यहाँ की प्रमुख विशेषता हो गई। फिर हम चलते हैं तीसरे क्षेत्र की तरफ, यानी तीसरे स्टेट की तरफ, तो अवंती की तरफ। और अवंती जो था ये कहाँ फैला है? तो ये MP में। अवंती कहाँ का क्षेत्र था? तो MP में। इस तरह बिहार, यूपी और फिर MP। तो अवंती की जो राजधानी, अवंती के बारे में जाना जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली क्षेत्र थे। अवंती भी एक बहुत शक्तिशाली क्षेत्र था मध्य प्रदेश का। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन या माहिष्मती। उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती को भी आप लोग जानते होंगे, अगर बाहुबली मूवी देखे होंगे तब, वो तो सबने देखा होगा। तो बाहुबली मूवी में आपको एक सीन याद होगा, मैं शिवगामी देवी माहिष्मती की सौगंध खाकर कहती हूँ। तो ये जो माहिष्मती था ये कहाँ था? तो ये अवंती की राजधानी थी, माहिष्मती या उज्जैन। और यहाँ के जो राजा थे चंद्रप्रदोत। ये कहाँ के जो राजा थे ये कौन से थे? तो ये चंद्रप्रदोत थे। और चंद्रप्रदोत जब बीमार हुए थे तो जीवक, आपको पता है कि बिंदुसार के दरबार में जो जीवक रहता था, वैद्य जिसे कहते थे, तो वही जीवक इनका इलाज के लिए गए थे। तो वो सब तो हम मौर्य काल में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इन सारे क्षेत्रों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, जहाँ की हम देखेंगे कि किस तरह से फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, हर्यक वंश की स्थापना हुई, और फिर अन्य जो थे मगध राज्य में जो सारे क्षेत्रों की किस प्रकार से स्थापना हुई, उसके राजा के बारे में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो फिर देखिए मत्स्य आया, उसके बाद देखिए ये तो MP का हो गया, अवंती एक ही था वहाँ। फिर मत्स्य जो था ये कहाँ था? तो ये था राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद ये कहाँ था? तो ये था राजस्थान में। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी क्या थी? तो ये विराटनगर इसकी राजधानी थी। और ये कहाँ फैला है? तो ये जयपुर में फैला है। जयपुर में फैला है। आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा में फैला है, यानी कि विराटनगर है राजस्थान में। तो राजस्थान का कौन सा पार्ट है? तो मत्स्य। फिर देखते हैं अस्मक के बारे में आते हैं। तो अस्मक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में एकमात्र महाजनपद था, वो था अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली है। अस्मक की राजधानी 2 दिया रहता है, कहीं पोतन कहीं पे पोटली। तो अस्मक जो था ये साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था और यही इसकी विशेषता थी। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा इसकी राजधानी के बारे में और कहाँ फैला था? तो ये आंध्र प्रदेश में फैला था। फिर आपने देख लिया बिहार के 3, 8 यहाँ के, यूपी के, एक MP के, एक राजस्थान के और एक साउथ इंडिया के। फिर 2 चलते हैं कम्बोज और गांधार की तरफ। कम्बोज और गांधार की तरफ। तो ये कम्बोज और गांधार ये दोनों कहाँ था? तो ये भारत से बाहर का क्षेत्र था। ये कहाँ था? भारत से बाहर का। आपको इंडिया के मैप में पता होगा कि यहाँ पे जो ये नॉर्थ का इलाका इस तरह से, तो यहाँ जो पाकिस्तान साइड का क्षेत्र है यहीं पे था कम्बोज और गांधार। तो ये कम्बोज की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हाटक
या फिर राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। और ये जो गांधार की राजधानी है तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला मगध साम्राज्य में एक विशेष क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि तक्षशिला कहा जाता है कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत था, बहुत ही बढ़िया केंद्र था तक्षशिला। और ये किसकी राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी। और कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। और ये भारत के बाहर स्थित 2 क्षेत्र थे। तो इस तरह से आपने 16 महाजनपद के बारे में देखा, उसकी राजधानी के बारे में देखा, उसकी विशेषता वो कहाँ कहाँ फैले, जो जो इम्पोर्टेंट था ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे या फिर ऐसे ही पढ़ेंगे, आप नोट भी कर लेंगे तो इस ग्रुप बांट के आप पढ़िएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे बिहार के 3 फिर 4 इसके ले लेने हैं, फिर एक एक करके, तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। फिर देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है भाग के बारे में। आपने सिंधु में भी पढ़ा था, सबसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी, दक्षिणी। तो सबसे पूर्वी भाग की अगर बात करें तो वो कौन सा था? तो आपको पता है कि बिहार का जो क्षेत्र था यहाँ पे ये सबसे पूर्वी भाग हो गया। तो ये कौन सा था? तो ये था अंग महाजनपद। ये कौन सा था? अंग महाजनपद सबसे पूर्वी भाग था, बिहार में फैला हुआ ये। फिर उसके बाद अगर बात करें सबसे पश्चिमी भाग की, तो सबसे पश्चिमी भाग कौन था? तो आपको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सबसे पश्चिमी भाग था। तो मत्स्य क्षेत्र जो था राजस्थान में, ये था सबसे पश्चिमी भाग किसका? तो महाजनपद काल का। उसके बाद फिर देखिए उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग तो आपको पता ही है, जो ऊपर की ओर रहेगा, यानी पाकिस्तान साइड का, नॉर्थ साइड। तो ये था कंबोज। उत्तरी भाग कौन सा था? तो ये था कंबोज, हाटक। फिर अगर सबसे दक्षिणी भाग की बात करें तो आपको पता है कि पूरे महाजनपद में एकमात्र जो आपका महाजनपद था अशमक, जो कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था, आंध्र प्रदेश में। तो ये था अशमक महाजनपद। तो आपको ये चारों लोकेशन भी ध्यान रखना है, बाकी ये भी ध्यान रखना, और किस तरह से इसका जो विकास हुआ था महाजनपद का ये ध्यान रखना। और इन दोनों को भी याद रखना है कि क्या थे ये दोनों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो आज ये महाजनपद का चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ। और आप इस चैप्टर को तो मान लीजिए कि ये एकदम BBI है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और दारोगा एग्जाम की बात करें तो उसमें तो हर साल ही पूछा जाता है। आप जितने प्रीवियस ईयर उसके उठा के देख लेंगे, इससे तो क्वेश्चन आना ही, इस बॉक्स से तो एकदम आना निश्चित है। तो आगे फिर हम पढ़ने वाले हैं, फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में, फिर हम मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब देखना है कि आपको पसंद आता है या नहीं आता है। और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।